हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। Good morning to all of you. Am I audible to all? Namaskar, Abhinandan, Sat Sri Akal. माने तो मजाમાં તમે કેમ છો? मैं बहुत मज़े में हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, अभिनंदन है आप सभी का। मेरी आवाज़ अभी
आपको आ रही है तो प्लीज मुस्कुरा कर रिप्लाई कर दें। वेरी गुड। ठीक है, देखिए हमने क्या सीखा वो हमने देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फटाक से आगे बढ़ते हैं। हमने देख लिया है कि किस तरीके से विजयनगर एम्पायर में कुछ यूनिट्स हुआ करती हैं, एंड दीज यूनिट्स इज रिलेटेड टू द प्रोविंशियल किंगडम्स, मतलब प्रांतीय प्रशासन से संबंधित व्यवस्था हम सीख चुके हैं। ये प्रांतीय प्रशासन से संबंधित व्यवस्था वही है जो हमने पीछे भुक्ति में देखा, जो हमने आपका गुप्त काल में देखा था, जो हमने मौर्य काल में देखा था, या हमने एकता के संदर्भ में समझा था। इस तरीके से हमने ये चीजें देख ली थी और ये चीजें आपको समझ में आ चुकी थी। ठीक है, क्लियर है? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैंने कल पीडीएफ भेज दिया था, शायद आप लोगों को मिल गया होगा। प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा पीडीएफ आपको अवेलेबल हो गया है कि नहीं हो गया। नायंकार सिस्टम इज नथिंग बट, जैसे हम देखते हैं आज की डेट में हम देखते हैं जैसे कमिश्नर सिस्टम आपको देखने को मिलता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा जो आपका जो इंडियन पुलिस सर्विसेज में दो सिस्टम चलते हैं, एक तो हम देखेंगे नॉर्मल जो आपका सिस्टम होता है और एक कमिश्नर सिस्टम होता है। ठीक है, तो कमिश्नर सिस्टम के तहत आपका एसीपी वगैरह जो आपको है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एक नॉर्मली आपको अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। तो ये कमिश्नरी सिस्टम की तरह ही है, ऐसा आप समझ सकते हैं, एंड दिस सिस्टम इज कॉल्ड द नायंकार सिस्टम। ठीक है, हाँ नाम समझने की कोशिश करिए, बट कंसेप्ट ये है कि हम देखते हैं गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के अंडर में बहुत सारे नायक होते हैं। नायक वो ऑफिसर होते हैं जिनको सैलरी जो है वो लैंड के फॉर्म में मिलती है, और इस लैंड को या इस भूमि को कहा जाता है अमरम लैंड, और उन अमर नायकों को कहा जाता है, उन सोल्जर्स को या कह सकते हैं ऑफिसर्स को कहा जाता है अमर नायक या अमरम नायक। ठीक है, और इनका काम क्या होता है ये भी हमने सीख लिया था। इनका काम जो है, इनका उत्तरदायित्व ये होता है कि सरकार के लिए या गवर्नमेंट के लिए हम देखेंगे कि वो एक ट्रेजरी में एक भाग जो है वो जमा करवाते हैं, और यहां हम देखते हैं कि उसी के द्वारा एक आर्मी रखते हैं। क्लियर है? ये वाली चीज हम ऑलरेडी समझ चुके थे, और इस वाली चीज में हमने आगे देख लिया था। आगे हम देख लेते हैं आयंगार सिस्टम। पीडीएफ मिल गया? प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। ओके ओके ओके, दैट्स फाइन। चलिए अब हम आते हैं आयंगार सिस्टम। देखिए अब हम ऐसे समझ सकते हैं, हमारे यहाँ देखिए एडमिनिस्ट्रेशंस में आप 3 सेक्शंस देखते हैं। मैं देखिए थोड़ा सा आज की व्यवस्था के हिसाब से आपको कंपेयर करके बताता हूँ। वी विल सी द ट्राई स्टेज, है ना, त्रिस्तरीय व्यवस्था हम देखते हैं। सेंट्रल में एक गवर्नमेंट होती है, एक आपकी स्टेट में गवर्नमेंट होती है, ठीक है, और एक आपको देखने को मिलेगा पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, और पंचायती राज सिस्टम जो है हमारे संविधान की सबसे स्पेशल व्यवस्था है। ऑलराइट, ऐसे ही कुछ व्यवस्था जो है वो आयंगार सिस्टम है, एंड दिस सिस्टम इज नथिंग बट दिस इज रिलेटेड टू द ग्रामीण प्रशासन, ग्रामीण एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये व्यवस्था है, गांव के प्रशासन से संबंधित है। तो आयंगार को हम कुछ और ना कहें, हम इसको पंचायत कह दें, जीतू भैया कह दें, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। तो जीतू भैया वाली बात है, ठीक है। वहीं पर हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से है आपका। अब यहां पर हम देखेंगे रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। एवरी विलेज वाज सेपरेटेड यूनिट, हर यूनिट या हर गांव जो है उसको एक सेपरेट यूनिट कंसीडर किया जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि जिस पर शासन करने के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। वी विल अपॉइंट 12 पीपल्स, ठीक है, जो 12 लोगों का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, और उस ग्रुप को जो है वो दैट मीन्स हम कह सकते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की जाती है, और ये अपॉइंटमेंट जो की जा रही है ये ही जो है वो गांव पर जो है या प्रशासन पर जो है वो शासन करते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है, बट विलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ये आपके रूरल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। इनकी अपॉइंटमेंट किसके द्वारा की जाती है? दीज आर द पीपल्स, दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, आज की डेट में आप देखिए पंचायती राज सिस्टम में हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, बट यहाँ पर जो व्यवस्था हुआ करती थी दैट वाज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, उसका एक कंपैरिजन वे हमें यहाँ देखने को मिलेगा, और वो कंपैरिजन वे कुछ इस तरीके से आपको समझ सकते हैं। आगे हम देखेंगे दीज पोस्ट आर द
हेरिडिटी बेस्ड। जैसे आज की डेट में आप देखते हैं कि ये जो पद होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब हम ऐसा कहें कि ये जो पद जो हम बात करते हैं, जो आपके पंचायत में जो पद होते हैं, दैट इज ईच एंड एवरी 5 years वी विल सी द इलेक्शंस। हम 5 साल में जो है इलेक्शंस देखते हैं। यहाँ पर जो है वो पद जो है वो अनुवांशिक होंगे, मतलब हेरिडिटी बेस्ड होंगे, और हेरिडिटी बेस्ड होते हैं इसी वजह से हमें देखने को मिलेंगे ये पद जो है सन के बाद उसके दैट मीन्स ठीक है फादर के बाद उसके जो है सन या फिर उसके सन आगे देखने को मिल जाते हैं। दे कैन सेल आउट दीज पोस्ट एज वेल, ठीक है, वो इन पदों को बेच भी सकते हैं, और इस तरीके से हम इस व्यवस्था को समझ सकते हैं। व्हाट इज माय पॉइंट्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द आयंगार सिस्टम्स, ठीक है, और इस तरीके से हमने इस आयंगार और नायंगार को समझा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसमें हम आगे देख लेते हैं रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम की बात करते हैं, जो रेवेन्यू क्या आता है या किस तरीके से आता है। तो देखिए यहाँ पर जो भूमि या जो भी आपको देखने को मिलेगा, मेन सोर्स ऑफ द इनकम इज लैंड टैक्स। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के पहले एग्रीकल्चर ही एकमात्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भूमि से संबंधित लगाए जाने वाला कर ही इंपॉर्टेंट सोर्स होगा टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए। दैट वाज 1/6 अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर इसके अलावा कुछ और टैक्स भी लगाए जाते थे जो अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहे। तो ये वाली जो व्यवस्था है वो थोड़ा सा स्पेशल देखने को मिलेगी। दैट इज ए काइंड ऑफ द मैरिज टैक्स। मैरिज टैक्स मतलब हम कह सकते हैं कि विवाह में लगने वाला कर, दैट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द बोथ पार्टीज। यहाँ हम देखेंगे ब्राइड एंड ग्रूम, मतलब हम कह सकते हैं कि वर और वधु दोनों से वसूला जाता था। हाँ, इसमें एक प्रिविलेज किया गया था, कृष्णदेव राय ने अपने टाइम में उन विडोज को इससे फ्री कर दिया था, जो इस प्रकार के इसका मतलब हम कह सकते हैं that was widow remarriage was acceptable in this kind of the society। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी यहाँ पर कृष्णदेव राय के समय पर, विडो मतलब जो है वो इससे फ्री हुआ करती थी, आप आसानी से समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैरिज टैक्स, ठीक है, इसके अलावा वी विल फाइंड आउट द ट्रेडिशनल टैक्स या सॉरी ट्रेड टैक्स। ट्रेड टैक्स का मतलब है व्यापार पर लगने वाला कर, जैसे आज की डेट में लगता है वेल्थ टैक्स, दैट वाज कलेक्टेड बाय द नगर निगम। ठीक है, ऐसा हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, एंड द इंडस्ट्रीज रिलेटेड टैक्स। इंडस्ट्रीज मतलब हम कह सकते हैं एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो लगता है, ठीक है, जो आपका जो सिगरेट की लंबाई पर लगने वाला टैक्स, तो ये सारी चीजें आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें आपको पता है, इसमें हम ज्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है, और कुछ खास नहीं है यहाँ पर। वी विल फाइंड आउट द नेक्स्ट कॉइन सिस्टम। कॉइन सिस्टम का मतलब है जो सोने के जो आपके कॉइन्स यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर जो है सोने के सिक्कों को वराह कहा जाता था। देखो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, वराह वॉज नथिंग बट दैट वाज द दैट इज इनकारनेशन। ठीक है, ये हमें देखने को जो मिलेगा वो है विष्णु का अवतार देखने को मिलता है, वराह। ठीक है, और वराह जो है उसको कहा जाता है सोने के सिक्के। द गोल्ड कॉइन इज कंसीडर द वराह, जबकि फॉरेनर्स जो हैं वो वराह को हूण या पगोड़ा के नाम से जानते हैं, ठीक है, या बताते हैं। ठीक है, तो हूण मतलब है कि यहाँ पर आपका करेंसी है, उसका टाइप है, ऐसा हम समझ सकते हैं। जैसे डॉलर है, ठीक है, जैसे रुपया है, ठीक है, तो थोड़ा सा वहां से कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है। सोशल लाइफ की बात हम करने वाले हैं विजयनगर एम्पायर की। सोशल लाइफ विजयनगर की, दैट इज कैसे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मैंने आपको ये बताया है कि जो किंग है दैट वाज, उसका जो कोरोनेशन प्रोसेस है वो वैदिक व्यवस्था पर आधारित है, वैदिक एज। और वैदिक एज में सोसाइटी कैसी हुआ करती है भाई बताइए। वैदिक एज में हम सोसाइटी की यदि बात करें, दैट वाज बेस्ड ऑन द वर्ण सिस्टम। ठीक है, तो वर्ण सिस्टम पर आधारित व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिलेगी, और वर्ण सिस्टम से संबंधित व्यवस्था हमें यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहां पर भी वही चीज आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहां पर हम देखेंगे वर्ण सिस्टम कैसी होगी। दैट मीन्स, ठीक है, यहां पर ब्राह्मण होंगे, यहां पर क्षत्रिय होंगे, यहां पर वैश्य होंगे, यहां शूद्रास होंगे। दिस इज ए काइंड ऑफ द सिस्टम दैट वाज रिलेटेड टू द वैदिक एज, और यहां पर वही चीज आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर लेकिन खास बात यह है, तो हम ऐसा कहें तो दैट मीन्स द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन द वर्ण सिस्टम। ओके, ठीक है, लेकिन खास बात यह है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार जो है वो कैटेगरीज में हम देखते थे। तो ये जो है वो क्या है, दैट मीन्स, ठीक है, ब्राह्मण कैटेगरी होती है। लेकिन जो रूलर क्लास है, दैट मीन्स जो आपकी क्षत्रिय वाला जो है, इनको ही मतलब हम कह सकते हैं कि यही रूल किया करते थे।
मतलब जो क्षत्रिय वाला जो सेकंड वाला जो पार्ट है वही जो है वो सॉरी, ये जो आपका पहला वाला पार्ट है ब्राह्मण, वहीं पर जो है वो रूल किया करते थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ सोसाइटी में 3 ही वर्ण हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि जो रूलर क्लास है, जो आपका ब्राह्मण क्लास है, वही रूलर क्लास हुआ करती थी, ये हमने देखा। तो यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग ही जो है इस तरीके से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा समाज में एक वर्ग हुआ करता था जिस वर्ग को व्यापारी वर्ग कहा जाता था, और इन्हें कहा जाता था चेट्टी या शेट्टी। आई थिंक ये फोटो आपको शायद रिमेंबर होगा, यदि आपने पुरानी वाली ओल्ड मूवी डॉन देखी हुई है तो उसमें आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा। एंड दिस पर्सन इज नथिंग बट दिस इज द फादर ऑफ द आपका जो शेट्टी, जो आपके जो गाड़ी वाड़ी उड़ाते रहते हैं वो वाले हैं, ठीक है। तो इनको चेट्टी या शेट्टी कहा जाता है। तो मैंने इसलिए पिक्चर यहाँ रखने की कोशिश की है ताकि आप उस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी वेरी क्लियर, ठीक है। इसके अलावा सोसाइटी में यदि हम कहें कि वो लोग जो नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं और जो लोग साउथ में आपके सेटल हो रहे हैं उनको कहा जाता है। तो नॉर्थ से आने वाले लोगों जो साउथ में सेटल होते हैं, दे पीपल कॉल्ड द बड़बा, ठीक है, करेक्ट है। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं, और ये वो वाला टाइम होता है जब हम देखते हैं नॉर्थ से साउथ काफी लोग आना शुरू हो जाते हैं, एक नया कल्चर शुरू हो जाता है। ये व्यवस्था हम यहाँ देखेंगे सोसाइटी में। सोसाइटी में यदि हम बात करें तो हमें महिलाओं की स्थिति भी देखना होगा। महिलाओं की स्थिति के अलावा व्हाट वी विल फाइंड आउट द स्लेवरी सिस्टम। यहाँ पर समाज में दास प्रथा भी प्रचलन में थी, और ये दास प्रथा कैसे पता चलती है? दैट वाज बेस्ड ऑन द बेसबाग। बेसबाग इट्स ए काइंड ऑफ द मार्केट, है ना, ये एक प्रकार का मार्केट है। और ये मार्केट में क्या किया जाता है? क्रय और विक्रय किया जाता है। क्रय विक्रय किसका किया जाता है? क्रय विक्रय जो है मानवों का किया जाता है, मनुष्यों का किया जाता है। इससे ये पता चलता है कि ये स्लेवरी सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, क्लियर है। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा दैट मीन्स द महिलाओं की कंडीशंस। महिलाओं की कंडीशंस जो है वो अपेक्षाकृत, दैट मीन्स ठीक है, कंपैरेटिवली दैट इज बेटर, ठीक है। यू कैन फाइंड आउट बाय दिस स्माइल, ठीक है। सीधी सी बात है, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, थोड़ा सा बेहतर है। कारण क्या है? क्योंकि महिलाओं को यहाँ पर हम देखते हैं कि कोर्ट में जगह मिलती है, दरबार में जगह मिलती है, और दरबार में जगह मिलेगी तो हमें थोड़ा सा देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। क्या होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं। दिस वॉज द ओनली एम्पायर, ये केवल एक वो मात्र एम्पायर है जहां पर महिलाओं को जो है पॉलिटिकल पोजीशंस दी जा रही हैं, राजकीय पद दिए जा रहे हैं। और राजकीय पद कैसे दिए जा रहे हैं? क्या अभी तक हमने कोर्ट में महिलाओं को जो है कोई प्रिविलेज दिया गया है, कोई प्राथमिकता दी है? नहीं। आप देख लीजिए, आपने हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, आप एंशिएंट से आप कर देखते हुए आ रहे हैं, कोर्ट में अभी तक महिलाओं को ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहां पर दैट वाज द ओनली एम्पायर दैट गिव द वुमेन्स अपॉइंटेड इन द पॉलिटिकल पोजीशंस। उन्हें ज्योतिष का पद दिया जा रहा है, एस्ट्रोलॉजर बनाया जा रहा है, उन्हें भविष्य वक्ता बनाया जा रहा है, ठीक है। उन्हें बॉडीगार्ड भी बताया। हाँ, ये बॉडीगार्ड वाला जो पार्ट है दैट मीन्स वी हैव फाइंड आउट इन द मौर्यंस एज वेल, ठीक है। मौर्यों के टाइम पर हमने देखा है कि किस तरीके से अशोक जो है वो अंगरक्षिकाओं से घिरा हुआ है, बॉडीगार्ड से घिरा हुआ है, और ये बॉडीगार्ड्स वाला जो सिस्टम है वो ईरान से उसने अडॉप्ट किया था। तो ये थोड़ा सा आप कनेक्शन कर सकते हैं कि भैया कि यहां पर था, ठीक है। द म्यूजिशियंस, ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलेगा महिलाएं जो है म्यूजिक को भी प्रमोट कर रही हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं एंड द अकाउंट ऑफिसर्स, लेखा अधिकारी। तो ये कुछ खास खास पोस्ट हैं जहां पर महिलाओं को भी प्रिविलेज दिया जा रहा है। इस बेस पर हम कह सकते हैं यस कि महिलाओं की कंडीशन अच्छी थी। लेकिन यहां पर कुछ आपको नेगेटिविटी भी देखने को मिलेगी, एंड दिस नेगेटिविटी दैट शुड बी कंसीडर, मतलब ये बाद में आपको कन्वर्ट देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या होता था, टेम्पल है, और टेम्पल का प्रचलन आपको देखने को मिल जाता है, और टेम्पल में क्या है, वर्शिप की जाती है, ठीक है। वर्शिप का मतलब है पूजा पाठ किया जा रहा है, और वहां पर जो है वुमेन को रखा जाएगा, ठीक है। और ये वुमेन्स जो हैं ये वर्शिप यहां पर करेंगी, और इन्हें कहा जाएगा देवदासी, ठीक है। देवदासी मतलब कह सकते हैं देवता को समर्पित वुमेन, ठीक है। तो जो जैसे छोटी बच्ची होती है, जो यंग एज में होती हैं जो गर्ल, उनको क्या कर दिया जाता है, टेम्पल को क्या कर दिया जाता है, समर्पित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार की प्रथा जो है वो आपको आज भी देखने को मिल जाएगी। दिस काइंड ऑफ द प्रैक्टिस दैट इज यू विल फाइंड आउट इन द साउथ इंडिया। अभी भी आपको साउथ इंडिया में प्रथा देखने को मिल जाएगी।
अब खास बात यह है कि देवदासी क्या करती है, देवदासी जो है वो टेम्पल का रख रखाव वगैरह है, वर्शिप है, इन सब में हो जाती। लेकिन आगे चलकर क्या होने लगा, नेक्स्ट टाइम ये क्या है, इनको आगे चलकर ये काफी रिस्ट्रिक्शंस होने लगे और इनका एक्सप्लॉयटेशंस होने लगा और इनका शोषण होने लगा, और मंदिर के जो पुजारी हैं वही जो है उनके साथ जो है वो गलत काम करते थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं दिस काइंड ऑफ द प्रैक्टिस, ठीक है, ये एक वायलेशंस टाइप से होने लगा, सॉरी इसका एक्सप्लॉयटेशंस टाइप से होने लगा, और यहां पर जो है वो प्रथा जो है लीगल नहीं है। यदि आपने शायद गौर फरमाया होगा, SC/ST एक्ट 1989 में अभी अमेंडमेंट हुआ था, 2000 आई थिंक 18 में हुआ था, ठीक है, 18 या 16 में, उसमें इस पॉइंट को भी उठाया गया है, उसमें इस पॉइंट को भी कंसीडर किया गया है कि देवदासी जैसी प्रथाओं को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे इंडियन जो सिस्टम है उसके हिसाब से अगेंस्ट में है, ठीक है। वैसे ही आप समझ लीजिए जैसे सती प्रथा है वैसा आप समझ लीजिए। इसके अलावा वी विल फाइंड आउट, देखिए गणिका, गणिका दैट मीन्स द पर्संस, ठीक है, दैट मीन्स दैट इज इन्वॉल्व इन द प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, उन्हें जो है सोसाइटी में एक अच्छा स्थान दिया गया था, ठीक है, और उन्हें एक पब्लिक जो आपके पार्टिसिपेशन है, पब्लिक से रिलेटेड जो काम है उनमें उनको इनवाइट भी किया जाता है। इसको आप देखिए, अब देखिए सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशंस, अब आज देख लीजिए 2021 में आप प्रोस्टिट्यूशंस को अच्छा मानते हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक है, 2021 में हम प्रोस्टिट्यूशंस को अच्छा नहीं मानते हैं, बट दैट वाज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, पहले ये सोसाइटी का पार्ट हुआ करता था। जैसे मैंने आपको पीछे बताया है, ठीक है, गंधर्व विवाह, गंधर्व मैरिज दैट वाज इनिशियली दैट गंधर्व मैरिज इज नथिंग बट दैट इज लव मैरिज, और लव मैरिज को लेटर वैदिक में जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ठीक है, आप देखते हैं, ठीक है, लेकिन आज की डेट में 2021 में लव मैरिज दैट वाज एक्सेप्टेबल, ये जो है दैट मींस ये आज एक्सेप्टेबल है। तो ये सोसाइटी में, अब वैसे ही आप देख लिए गणिका वाला सिस्टम, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे सती प्रैक्टिस। हाउ अबाउट द सती प्रैक्टिस? सती प्रैक्टिस वाज इन प्रैक्टिस इन द सोसाइटी, यस, सती प्रथा जो है वो सोसाइटी में थी, एंड इट वाज कॉल्ड द महाप्रयाण, पहले इसे महाप्रयाण कहा जाता था, मतलब दक्षिण भारत में महाप्रयाण कहा जाता था, बट इट वॉज ए काइंड ऑफ द ऑप्शनल, ठीक है, आपको यदि सती करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज यहां पर जबरदस्ती वाला हिसाब किताब नहीं देखने को मिलता है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। और ये जो है आपका यहाँ पर सोसाइटी हमने देख लिया, इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी डिस्कस कर ली, और ये हमारा विजयनगर जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो विजयनगर समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, ठीक है, इसमें कोई समस्या हो तो बता दीजिएगा। अब हम आगे बात करते हैं बहमनी किंगडम्स की, और बहमनी किंगडम्स जो है वो विजयनगर के साथ ही जुड़ा हुआ है, इनके बारे में हमने ऑलरेडी देखा है, और इन्हें हम सुल्तान ऑफ दक्कन भी कह सकते हैं, दक्षिण भारत के या दक्कन के सुल्तान भी कह सकते हैं। और ये क्या है थोड़ा सा आप वो देख लेते हैं, द बहमनी किंगडम्स, ठीक है। अब बहमनी किंगडम्स की फाउंडेशन जो रखी जाती है वो है हसन गंगू के द्वारा रखी जाती है। हसन गंगू हम यहाँ देखते हैं, और जो हसन गंगू हैं इनका जो मूल नाम होता है, द ओरिजिनल नेम इज कॉल्ड द जफर खान, ठीक है। जफर खान वाज द पर्सन, ठीक है, हु वाज टेकिंग केयर, ठीक है, हु वाज गेटिंग द टाइटल, वो एक टाइटल लेते हैं अलाउद्दीन बहमन शाह, ठीक है, और अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर वो जो है टाइटल लेकर सल्तनत की स्थापना करते हैं, और इस सल्तनत को इसी नाम से कहा जाएगा बहमनी, या कह सकते हैं आपका डेक्कन सुल्तान, ठीक है, दक्षिण के सुल्तान। फर्स्ट इनिशियली जो है वो अपनी कैपिटल जो है गुलबर्ग एहसानाबाद को बनाता है, ये दक्षिण भारत में कर्नाटक वाला जो सेक्शन है उसको हम कह सकते हैं, और इन्होंने अपने एम्पायर को 4 प्रांत में डिवाइड किया, 4 प्रोविंस, मतलब हम इसको कह सकते हैं तरफ, ठीक है, तरफ कहा जाता है इसको, ठीक है, और ये 4 जो है उसमें डिवाइड कर देंगे। वो 4 पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है देखिए बीजापुर, जिसे गुलबर्गा जिसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद है दौलताबाद, देवगिरी, आपको पता है बेरार, और बीदर, ये सारे के सारे प्लेस अभी हम डिस्कस कर लेंगे, एक मैप आएगा तो मैप से आपको क्लियरिटी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो दीज आर द 4 मेजर पार्ट, ये 4 जो हैं वो आपके मेजर पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए इसको हम समझते हैं कि यहां पर इसमें काफी रूलर्स देखने को मिलेंगे। रूलर्स का मतलब है काफी यहां शासक देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द बहमनी किंगडम्स, एंड दीज रूलर्स कैन बी डिवाइड। और यहां पर हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैप से थोड़ा समझ लेते हैं। बेरार इज नथिंग बट दिस इज द पार्ट रिलेटेड टू द एमपी एंड द महाराष्ट्र, एमपी और महाराष्ट्र से बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र है ये वाला बेरार, ठीक है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आज की डेट में इस बेरार वाले क्षेत्र में ही जो है त्राही त्राही बचा हुआ है कोरोना की वजह से, थोड़ा सा आप कनेक्शन करके समझ सकते हैं। एंड दिस इज द अनदर पार्ट इज कॉल्ड द अहमदनगर, ये बिल्कुल इससे लगा हुआ है, और ये अहमदनगर आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा।
और अहमदनगर और गोलकुंडा के बीच में एक बीदर होगा, ठीक है। और ये है गोलकुंडा, दिस इज वेरी फेमस, ठीक है। दिस गोलकुंडा, ये गोलकुंडा की खाने काफी फेमस हैं, ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं, ठीक है। और ये बीजापुर, और इसी से कनेक्टेड होगा यहाँ पर आपका गोवा। तो गोवा जो है वो यहीं आपको इसी वाले सेक्शन में मिलेगा। तो ये इस तरीके से ये आपके जो पार्ट हैं वो आगे चलकर डिवाइड हो जाएंगे। मतलब बहमनी किंगडम आगे चलकर इन भागों में आपका डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। नीचे आप देखेंगे विजयनगर, जिसको अभी अभी हमने रिसेंटली समझा है, यहाँ गजपति ये उड़ीसा के होंगे, तो ये थोड़ा सा एक समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। तो बहमनी किंगडम्स दैट इज फर्दर डिवाइडेड इन द डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, ठीक है। और इन रीजन्स को अभी हमने मैप से समझा है, और इन मैप्स के द्वारा हम देखेंगे यहाँ पर अलग डायनेस्टीज की स्थापना हो जाएगी। The new dynasties is going to destabilize in the different area, and this is the अहमदनगर, और ये है निजाम शाही। अहमदनगर में एक वंश या एक डायनेस्टी आपकी आएगी जिसे कहा जाएगा निजाम शाही। यहाँ पर आदिल शाही, यूसुफ आदिल शाह, ठीक है। थोड़ा बहुत अभी हमने एक नाम देखा था यूसुफ आदिल शाह, तो बीजापुर से जो रिलेटेड है वो है आपके आदिल शाही। आगे चलकर आदिल शाही वंश के जो रूलर हैं दे विल फाइट विद द मराठास एज वेल। शिवाजी से भी इनका थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा होगा, ये हम थोड़ा सा देखेंगे आगे। बेरार में इमाद शाही देखने को मिलेगा, और बीदर में है बरीद शाही। बरीद शाही वंश जो है आपको बीदर में देखने को मिलेगा। इधर है कुतुब शाही, और कुतुब शाही जो है वो गोलकुंडा यहां से हमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से ये 5 किंगडम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो जितने भी सुल्तान आए हैं दैट मींस, ठीक है, जो 14 आपको सुल्तान देखने को मिलेंगे दैट शुड बी डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स, ठीक है। एक गुलबर्गा अवधि होगी और एक बीदर अवधि होगी। ये कैपिटल के बेस पर हम समझ सकते हैं, जो कैपिटल है या आपकी राजधानी उसके बेस पर हम समझ सकते हैं। और यहां पर आपके बहुत सारे रूलर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ कुछ शासक आएंगे, यहाँ कुछ शासक आएंगे, बट वी नीड टू रिमेंबर लिटिल वर्ड्स, ठीक है। दिस कलीम उल्ला, हमें ज्यादा इस पर नहीं जाना है, हमें केवल जो है इसका जो वंश है वो कलीमुल्ला और इसका अंतिम शासक है। देखिए हमें जो कंसेप्ट समझना है यहाँ पर वो ये है कि जो आपको बीदर बरार जो है उनका किस तरीके से मर्जर हो रहा है, आगे चलकर क्या होगा वो हम थोड़ा सा देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको समझ में आ चुकी है। ये मोटे तौर पर ये बहमनी किंगडम इस तरीके से होता है, एंड इट इज डिवाइडेड इन द डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। और ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स जो है वो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये बहमनी आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर आगे चलकर क्या होगा वो हम थोड़ा सा समझेंगे आगे चलकर, नेक्स्ट फॉरवर्ड। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे एम्पायर जो है वो आपका इस तरीके से फैला हुआ है। ये 4 पार्ट हुआ करते थे, लेकिन ये आगे चलकर 5 में डिवाइड हो जाएंगे। और आगे चलकर नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं तो बेरार जो है वो दैट मीन्स, ठीक है, वो मर्ज हो जाएगा अहमदनगर में। हम ऐसा कहें कि अहमदनगर दैट इज एनेक्स द बेरार पार्ट, और इस तरीके से ये बेरार का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा पार्ट क्या कहा जाएगा, अहमदनगर कहा जाएगा। सिमिलरली वी विल दैट मीन्स, ठीक है, यहां पर हम देखेंगे बीदर, बीदर विल बी द पार्ट ऑफ द बीजापुर। इस तरीके से 3 ही बचेंगे, एक तो अहमदनगर बचेगा, इसके बाद हमें देखने को मिलेगा बीजापुर, और इसके बाद हमें जो है वो गोलकुंडा देखने को मिलेगा। दीज आर द 3 प्लेसेस, ठीक है, 3 मेन प्लेसेस आफ्टर द दिस काइंड ऑफ द मर्जर। ये इन मर्जर के बाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा यहां पर, ठीक है। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए ये एक मैंने चार्ट बना हुआ है, ये बिल्कुल इसका समरी है, और इस समरी में सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ खास वो नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। वो कैसे समझना है वो मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है। अभी अभी जैसे मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको समझाया है, उस आधार पर ही हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मैंने यहां पर एक एम्पायर रखा हुआ है, ये है वो डायनेस्टी जिससे रिलेटेड है। जैसे बीजापुर में कौन सी डायनेस्टी रूल करेगी, वो है आदिल शाही डायनेस्टी, और इसका जो फाउंडर है यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह इज नथिंग बट दैट इज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टीज, एंड ही इज रूलिंग इन द एरिया ऑफ द विजयपुर। जैसे जैसे क्या होता है कि मौका मिलता है, रूलर क्या करते थे, अपनी फ्रीडम की डिक्लेरेशंस कर देते हैं, अपने आप को घोषित कर देते हैं कि फ्री। और ये है 1489 का समय, दिस इज द 1489 टाइम्स, ठीक है। और इस समय जो है यूसुफ आदिल शाह इसकी फाउंडेशन रखते हैं। अब एक चीज और समझना है कि 1686 में बीजापुर पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। अब देखिए सॉरी औरंगजेब ने कब्जा कर लिया, अंग्रेज अभी कहां, ठीक है। देखो मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो है, देखिए यहां पर आपको 2 चीजें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा बैकग्राउंड की ओर लेके जाता हूं, और आगे बैकग्राउंड में हमें देखने को मिलेंगे दिल्ली सल्तनत के बाद ये आएंगे आपके मुगल।
ठीक है। मुगल्स आपके आने वाले हैं और मुगल्स जो हैं वो क्या करेंगे, मुगल्स में एक अकबर आपको पता है, और अकबर की जो डेथ है वो 1605 में हो जाती है। अकबर की डेथ के पहले 1601 तक हम जो हैं खानदेश, और खानदेश के पास जो है असीरगढ़, उसको हम जीत चुके हैं। वी हैव द कंक्योर द पार्ट ऑफ द दक्कन, ठीक है, और असीरगढ़ को जीत चुके हैं, और असीरगढ़ को कहा जाता है द गेटवे ऑफ दक्कन, ठीक है। गेटवे ऑफ दक्कन का मतलब है दक्कन का प्रवेश द्वार। यदि आपको दक्षिण भारत में जीतना है तो यू हैव टू गो थ्रू द असीरगढ़, आपको असीरगढ़ को कैप्चर करना ही पड़ेगा, और अकबर जो है वो 1601 में जीत चुका था। अब देखिए थोड़ा सा आप देखेंगे तो हमारे पास 3 ही स्टेट बचे हैं जिनको हमें मर्ज करना है, जो मुगलों के टाइम पे आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर पहला नाम आता है अहमदनगर, और दूसरा है बीजापुर, और तीसरा है गोलकुंडा। ऑलराइट, ठीक है, ये अहमदनगर वन, ये है आपका बीजापुर, और उसके बाद है गोलकुंडा। ये 3 आपको देखने को मिलेंगे। अब ये तीनों का मर्जर कब होता है तो देखिए थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। अहमदनगर सबसे पहले क्या होगा, यहां से आपको देखने को मिलेगा अहमदनगर मर्ज होगा, और अहमदनगर मर्ज होगा तो अकबर के बाद कौन आएगा, अकबर के बाद आपको जहांगीर देखने को मिलेगा, और जहांगीर के बाद कौन देखने को मिलेगा, शाहजहां देखने को मिलेगा, शाहजहां के बाद औरंगजेब देखने को मिलेगा। ये आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कि जहांगीर के टाइम पर जो है, जहांगीर के टाइम पर क्या होता है, ये आपको 1627 तक रूल करते हैं। ये 1605 से लेकर 1627 तक जहांगीर रूल करते हैं, और ये अहमदनगर 1633 में जो है वो मुगल डायनेस्टीज का पार्ट हो जाएगा, या मुगल डायनेस्टीज में मिल जाएगा। तो यहां पर हमें देखने को मिलेंगे शाहजहां। शाहजहां के टाइम पर जो है उठापटक चल रही है, एंड दे वांट टू कैप्चर दिस अहमदनगर इन एम्पायर ऑफ द मुगल, मुगल एम्पायर में वो शामिल करना चाहते हैं, और उनको फाइनली दैट मींस द लास्ट या अंतिम रूप से जो सफलता मिलती है वो 1633 में मिलती है। 1633 इज अ पार्ट ऑफ द शाहजहां, शाहजहां के समय का टाइम पीरियड होता है, तो शाहजहां के टाइम पर इसको मिला लिया जाएगा। बचेंगे बीजापुर और गोलकुंडा, ठीक है, और बीजापुर और गोलकुंडा जो है वो आपको देखने को मिलेंगे औरंगजेब के टाइम पीरियड पर। तो औरंगजेब के टाइम पर 1685 के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा, 1685 के आसपास। अब देखिए मैंने वही बताया आपको, बीजापुर है ना, सबसे पहले आप इसको देखिए, इसके सबसे पहले आप अहमदनगर को देख लीजिए। मैप में आप नॉर्थ से जब आप साउथ की ओर जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट द अहमदनगर फर्स्ट, एंड अहमदनगर में आप देखेंगे निजाम शाही जो है डायनेस्टीज आपको देखने को मिलेगी। यहां पर मलिक अहमद जो हैं वो इसके फाउंडर होते हैं। ये 1490 के आसपास अपनी जो है डिक्लेयर कर देते हैं, अपनी फ्रीडम की घोषणा कर देते हैं, और 1633 में शाहजहां द्वारा जो है इनसे जीत लिया जाएगा, और ये मुगल में मिला दिया जाएगा। ये है अहमदनगर। लेकिन अहमदनगर के साथ साथ अहमदनगर को जीता तो बेरार भी उसमें शामिल हो चुका होगा। कारण ये है कि बेरार जो है इमाद शाही वंश के द्वारा स्टेबलाइज किया गया है, और फतेह उल्लाह इमाद शाह यहां पर जो फाउंडर होते हैं 1490 में जो है वो अपने आप को मतलब डिक्लेयर करते हैं। लेकिन बाद में जाकर जो है अहमदनगर जो है वो मर्ज कर लिया जाएगा, अहमदनगर में इसे मर्ज कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अहमदनगर जो है ये खत्म हो जाएगा। तो ये अहमदनगर है, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को मिला के हम अहमदनगर कह सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। इसके अलावा जो है हमें एक चीज और देखने को मिलेगी, बीदर। बीदर जो है जहां पर वरीद शाही वंश है, वहां पर आपको अमीर अली वरीद हैं, और 1526 के आसपास ये अपने आप को फ्रीडम डिक्लेयर करते हैं। आगे चलकर ये बीजापुर का पार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हम देख चुके हैं कि जब बीजापुर जीता जा रहा है औरंगजेब के टाइम पर, वहां पर जो है आपको बीदर भी शामिल होगा। गॉट इट माई पॉइंट्स, ठीक है। और इस तरीके से लास्ट बचता है गौरव। तो हमें जो मेन चीज याद रखनी है वो ये कनेक्शन काफी पूछा जाता है, ये सिचुएशंस काफी पूछी जाती है कि भाई कि किसके टाइम पर किसने क्या जीता, वो थोड़ा थोड़ा हमें समझना होगा यहाँ पर, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ईयर्स याद नहीं रखने, ठीक है। तो देखिए 5 जो है मेन बचते हैं, और 5 में से 3 बचते हैं, और 3 में से फिर हमें देखने को मिलेगा एक है जो है शाहजहां के टाइम पर शामिल हो जाएगा, बचेंगे 2, और ये है औरंगजेब के टाइम पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम यहां पर समझ सकते हैं, इतना ही हमें समझना है।
बहमनी किंगडम्स जो हैं वो थोड़ा सा उनके फैक्ट्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। बरार और निज़ाम शाही राजवंश के संस्थापक हिंदू से इस्लाम। देखिए क्या होता था कि दक्षिण में आप जाएंगे तो वहां पर क्या है कि ये कन्वर्सेशन बहुत चलता था, ठीक है, कन्वर्सेशन चलता था तो हिंदू से जो है मुस्लिम, ठीक है, और मुस्लिम से हिंदू, ये बनाया जाता रहता था। ये हमने देखा था, याद करिए, जो हमने 1336 में जब हमने देखा था हरियर एंड द बुक्का, यानी हरियर एंड बुक्का, दैट मीन्स, ठीक है, ये वही है जिन्हें क्या है, जिन्हें इनके गुरु मिले थे और वो गुरु ने बोला था भैया कि वापस आ जाओ, तो ये इनकी कहानी हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, और आदिल शाही वंश ने स्वयं को तुर्की के ऑटोमन एम्पायर्स का वंशज मानते थे। वेर यू विल फाइंड ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो है वो टर्की का है, और टर्की में आप देखते हैं खलीफा है, और खलीफा मतलब कोई और नहीं, दैट मीन्स द हेड ऑफ द स्टेट, मतलब हेड ऑफ द इस्लाम कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस्लाम का जो है हेड है, और ये इस्लाम का हेड ही क्या कर रहा है, यहाँ पर आपको मतलब गाइड कर रहा है रिलीजन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आदिल शाही वंश जो है वो अपने आप को वहां से जोड़कर बताते थे, बोला हम खलीफा के खानदान से हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं इब्राहिम आदिल शाह। आदिल शाह जो है वो क्या कर रहे हैं, वो फारसी के स्थान पर हिंदी भी, देखो मुगलों की आधिकारिक भाषा जो है वो फारसी है, ठीक है, और फारसी का प्रचलन काफी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आगे चलकर जो है, जो दक्कनी उर्दू है वो आपको देखने को मिलेगी हिंदी भी। हिंदी भी इज नथिंग बट, देखिए ये क्या है, ये हिंदी और उर्दू का एक मिक्स फॉर्म है, दैट मीन्स, ठीक है, उनका ही एक क्या है, एक आपका नया वो आपको डेवलप हो जाएगा लिटरेचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। एक नई भाषा डेवलप हो रही है, हिंदी के कुछ शब्दों को उठाया जाएगा, उर्दू के कुछ शब्दों को उठाया जाएगा, और इसे कहा जाएगा दक्कनी उर्दू या हिंदी, और इस तरीके से उसको आपका लैंग्वेज का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। मोहम्मद कुली, दैट वाज द फाउंडर ऑफ द हैदराबाद, ठीक है, ये कुतुबशाही वंश से आपके आते हैं, ठीक है। और गोलकुंडा का मुस्लिम राज वारंगल के पुराने हिंदू राज्यों पर कायम था। तो ये गोलकुंडा के बारे में हम थोड़ा सा ऑलरेडी जान चुके हैं, ठीक है, और ये जो है आपके वारंगल, वहां से आपका संबंध है इसका। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। इसके अलावा हमें वैसे जाना नहीं है, हमें 1633 याद रखना है, दैट इज द टाइम, ठीक है, जब हम देखते हैं शाहजहां है। इसके अलावा हमें बीजापुर, लाइक वी यूज इंग्लिश, यस यस यस, बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे आपका इंग्लिश यूज किया जाता है वैसे ही आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से ये वाला चैप्टर आपका यहाँ खत्म हो जाता है। दिस इज द एंड ऑफ द विजयनगर एंड द बहमनी। ये विजयनगर और बहमनी जो है वो कब आए, ये आपके तब आते हैं जब हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, और दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन हम देखते हैं 1398 के आसपास, ठीक है, जब तैमूर जो है इसमें एक कील ठोकता है, और तैमूर जो है वो यहाँ पर आक्रमण करता है। और ये मोटे तौर पर मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाएं हैं, जब नए नए न्यू स्टेट्स देखने को मिलते हैं, और नए स्टेट्स में हमने दो, बहमनी और विजयनगर को समझा है। इनके बारे में ज्यादा हमें समझना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक आइडिया हमें लग जाना चाहिए। ऑलराइट, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए थोड़ा हमें वापस पे जाना होगा, और यहां पर हमें कुछ और देखने होंगे, कुछ स्टेट्स के बारे में और जान लेते हैं, ठीक है, और वो है हमारे प्रोविंशियल किंगडम। देखिए अब देखो, मैंने आपको ये बताया था कि दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक रूल कर रहे हैं, और जब दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक रूल करते हैं तो दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन भी आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा मैप पर गौर फरमाइएगा, और मैप में हम देखते हैं कि ये है आपका दिल्ली सल्तनत, ठीक है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत जो है, जिसकी बॉर्डर जो है वो दक्षिण भारत को भी टच कर रही थी, लेकिन हम देखें, थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू फॉर योर कमेंट, ठीक है। मैं और बेहतर करने की भी कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है, और आपके कमेंट्स जो है मुझे एनर्जी देते हैं। दिस योर कमेंट इज लाइक द फ्यूल्स, ठीक है, ये बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो हमें कहीं ना कहीं क्या है, एनर्जी देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि मैप से यदि आप देखेंगे तो ये है आपका दिल्ली सल्तनत का पार्ट। ये मोटे तौर पर वो समय है जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन में है, सत्ता में है, ठीक है।
अब हम यहां देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद यह हम देखते हैं फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के समय ही हम देखते हैं डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के डिसइंटीग्रेशन के लिए हम यहां पर देखते हैं, और इसके रीजंस को भी हमने डिस्कशन किया था, याद करिए रीजन डिस्कस किया था, मतलब वो रायता जो है वो भैया फैला के जाते हैं, उसी को समेटने का काम फिरोज शाह तुगलक कर रहे हैं, और ये घटनाक्रम जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। अब एक चीज और समझनी है कि यहां पर जो कुछ कंट्रीज हैं, कुछ मतलब स्टेट्स हैं, मतलब स्टेट्स जो हैं जो आपकी दिल्ली से काफी दूर है, दे बिकम इंडिपेंडेंट। जैसे बंगाल, बंगाल हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहा है, वो क्या कर देगा, हम फ्री हैं, ठीक है, हम जो है दिल्ली सल्तनत के हिसाब से नहीं रहेंगे। गुजरात जो है वो भी क्या करता है, वो भी अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देता है, बोला हम जो है दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं रहेंगे। और इसके अलावा मालवा यहाँ पर राजपूत है, और इसके अलावा हमें यहाँ पर और भी कई देश देखने को मिलेंगे। एंड दिस इज नथिंग बट, ये जो है आपको दिखाई देता है, ये कौन सा है, ये है हमारा बहमनी, जिसको अभी अभी हमने थोड़ा सा जानने की कोशिश की। दिस इज द पार्ट ऑफ द बहमनी एंड दिस इज द विजयनगर, और ये विजयनगर 1336 और ये है 1347, ठीक है, 1347, ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। तो ये दो डायनेस्टीज तो हमने थोड़ा थोड़ा देख लिया है और इसके बारे में हमें आइडिया लग चुका है। अब थोड़ा बहुत हम इनके बारे में और जान लेते हैं। जैसे कश्मीर भी जो है वो फ्री हो चुका होगा। अब देखो दिल्ली सल्तनत जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स को आर्टिकल नंबर 1 में बांधने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये कोशिश जो है वो तुगलक डायनेस्टीज में ही पॉसिबल दिखाई दे रही है, या उन्होंने ही इसमें सक्सेसफुल ये अचीवमेंट किया। दैट मीन्स, ठीक है, इन्होंने पूरे के पूरे जो आपके मोती हैं उन्हें एक माला में पिरोने की कोशिश की, लेकिन इनका जो है माला जो है वो टूट जाएगी, और ये माला टूट जाएगी, लेकिन इसे फिर से यूनाइटेड करने का काम कौन करेंगे, मुगल्स करेंगे। और मुगल्स जो है वो दिल्ली सल्तनत के बाद ही आते हैं, और अकबर के टाइम तक जो है ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है वो उस माला में आ जाती हैं, उसमें आ जाती हैं। केवल जो है अहमदनगर बचा होता है, बीजापुर बचा होता है, गोलकुंडा बचा होता है, ये अभी अभी हमने सीखा। और ये औरंगजेब के आने तक हम देखते हैं कि मोटे तौर पर ये बीजापुर गोलकुंडा जो है वो ये यहां तक एम्पायर देखने को मिल जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट, ये केवल वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। मौर्यन आर्टिकल नंबर 1 बना रहे हैं, और मौर्य जितना एम्पायर आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा, ना आपको ना दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलेगा, ना आपको मुगलों के टाइम पे देखने को मिलेगा, ना ही आपको बीजेपी के शासनकाल में देखने को मिलता। बीजेपी भी आप देखेंगे कि 21 राज्य में था, 22 वाले राज्य में वो जीत नहीं पाई थी, और अभी तो उनका स्टेट्स कम हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये सिचुएशन ऐसी बन रही है। तो हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट यहां पर ये है, वी नीड टू गो थ्रू द सम काइंड ऑफ द रूलर्स, ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पर जो है अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दे रहे हैं। जैसे मालवा थोड़ा बहुत हम देखेंगे, बंगाल थोड़ा बहुत देख लेंगे, और एक गुजरात थोड़ा बहुत देख लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा एनसीईआरटी में है, ठीक है, तो मैंने उसको यहां पर हम उसको देख लेंगे। दिल्ली सल्तनत की बढ़ती हुई कमजोरी, दैट मीन द वीकनेस ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द अटैक ऑफ द तैमूर इन इमरजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ द प्रोविंशियल किंगडम विच डिक्लेयर्स देयर इंडिपेंडेंस। और वो यहां पर हम देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेट जो है वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देंगे, जैसे है जौनपुर, मालवा, कश्मीर, मारवाड़, खानदेश, बहमनी एंड विजयनगर। इनके बारे में अभी अभी हमने समझ लिया है, सीख लिया है, ठीक है। तो बहमनी विजयनगर थोड़ा खास है, ठीक है, इसलिए मैंने उनको पहले समझा दिया है। बाकी ये थोड़ा बहुत हम उनको देख लेंगे और जान लेंगे कि किस तरीके से अकबर के टाइम पर या मुगलों के टाइम पर इनका हो रहा है। तो कश्मीर पहुंचते हैं सबसे पहले, ठीक है, हिंदुस्तान की जो हिल स्टेशन है या कह सकते हैं वो हसीन वादियां, जिनको हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। 1301 में यहां पर क्या होता है, सुहादेव जो है वे हिंदू राजवंश की स्थापना के संस्थापक हो गए। देखो यहां पर क्या होता है, एक रूलर होता है सुहादेव, और जो होते हैं हिंदू डायनेस्टी से रिलेटेड 1301 के आसपास की बात होती है। इसके बाद हम देखते हैं यहां पर एक शाहमीर जो है वो क्या करते हैं, हिंदू वंश को खत्म कर देते हैं, जिस वंश का सुहादेव फाउंडर होता है। और इस तरीके से यहां पर जो है एक नए फाउंडेशन रखी जाती है, नए वंश की फाउंडेशन रखी जाती है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है सिकंदर शाह की ओर। सिकंदर शाह दैट इज द रूलर हु वाज रूलिंग 1389 to 1413। मैं यहां पर मेन की बात करूंगा।
अब देखिए सिकंदर शाह जो है, देखो यहां पर हिंदू डायनेस्टी आपको देखने को मिलेगी, यहां पर आपको मुस्लिम डायनेस्टी देखने को मिलेगी, और इस मुस्लिम डायनेस्टीज का एक रूलर है जिसका नाम है सिकंदर शाह। ठीक है, नाम रखने से कोई सिकंदर नहीं हो जाता, काम भी सिकंदर जैसे होने चाहिए। लेकिन यहां पर सिकंदर शाह जो है वो इस्लाम की कट्टरता को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमने देखा है गजनवी, ठीक है, गजनवी क्या कर रहा था, वो एक बुत चिकन की जो है टाइटल ले रहा था, और बुत चिकन इज नथिंग बट दैट इज द पर्सन, ठीक है, वो कहीं ना कहीं मूर्तियों को तोड़ता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता है, और इस तरीके से हम यहां पर समझ सकते हैं। करेक्ट है, तो दिस पर्सन इज गोइंग टू ब्रेक द आइडल्स, ठीक है, और इन आइडल्स को तोड़ता है, और ये इस्लाम में मूर्ति पूजा को, ही वॉज द रूलर। ठीक है, देखिए 1398 1398 के आसपास आप देखते हैं इस समय कौन है रूलर, इस समय जो है वो है आपका, हमने देखा था नासिरुद्दीन महमूद। ये नासिरुद्दीन महमूद आपको दिल्ली में मिलेगा, दिल्ली सल्तनत में मिलेगा। उस समय कश्मीर का जो शासक था वो यही सिकंदर शाह था। तो इसको हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां देख लेते हैं। इस वंश का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस शासक है, उसका नाम है जैनुल अबिदीन। दिस इज द वेरी फेमस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, वो रूलर जो ऐसे काम कर रहा है जिसकी वजह से इसे पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। रिलीजियस टॉलरेंस शासकों के बारे में हमने काफी पढ़ा है, और इतिहास उन शासकों को काफी रिस्पेक्ट देता है जो आपके धार्मिक रूप से सहिष्णु होते हैं, एंड ही वॉज वन ऑफ देम। इनके काम की वजह से, इनके वर्क की वजह से ही विल बी कंसीडर द अकबर, इन्हें अकबर की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि अकबर महान है, और अकबर जो महान क्यों है वो हम देखते हैं। यहां पर हम देखेंगे कि ही वॉज द फेमस रिलीजियस एंड टॉलरेंस पॉलिसीज की वजह से इसे इस तरीके के काम किए जाएंगे। धार्मिक गतिविधियों और सार्वजनिक कल्याण गतिविधियों के लिए काफी फेमस था। देखिए रूलर का नाम जो है वो किसी भी धर्म से हो, वो सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करे और वेलफेयर का काम करे, डीपीएसपी का काम करे, यही है आपका खास शासक की पहचान। ठीक है, और इसी वजह से उसे लोग जो कहते हैं बुढ़ शाह, बुढ़ शाह का मतलब अमित शाह नहीं है, दैट मीन्स यहां पर है महान सुल्तान, और दूसरा बोला जाता है कश्मीर का अकबर। कौन है, दैट इज जैनुल अबिदीन। क्यों, कैसे, कहां, तो ये जान लेते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य के द्वारा, काम के द्वारा। और वो काम जो है वो ये है कि सबसे पहले हम देखते हैं वो क्या करता है, हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर समाप्त कर देता है। यदि आप देखेंगे कि अकबर जो है 1562 में 1562 में जजिया, सॉरी 1562, ठीक है, हाँ 64 में जो है 1564 में जो है वो इस टैक्स को एबॉलिश कर देता है। अकबर जो है टैक्स को एबॉलिश कर देता है, तो अकबर जो टैक्स एबॉलिश करेगा बाद में, लेकिन जैनुल अबिदीन जो है वो अभी से ही कर दे रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यहां पर वो स्लॉटर हाउस पर जो है वो प्रतिबंध लगाता है, बैंड लगाता है, उनको बंद कर दवा देता है। इस तरीके के काम जो है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है बुलर झील में एक दैट मीन्स कि जैना लंका, द आर्टिफिशियल आइलैंड्स की जो है स्थापना की जाती है, वो बुलर झील, और बुलर झील जो है वो आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलकर देखिए, आगे चलकर कश्मीर का क्या होता है। मैंने अभी आपको बताया हिंदू डायनेस्टीज जो है, उसके बाद इसमें क्या मुस्लिम डायनेस्टी आई, और मुस्लिम डायनेस्टी में 2-4 रूलर आए, सिकंदर, ठीक है, जैनुल अबिदीन आए। अब यहां पर हमें देखने को मिलेगा 1586 के आसपास, 1586 ये मुगलों का दौर है, और मुगलों मतलब कह सकते हैं दिल्ली में है, और दिल्ली में हम देखते हैं मुगलों में एक शासक होता है जिसका नाम होता है द ग्रेट अकबर, और वो अकबर क्या कर लेता है, इसको एनेक्स कर लेगा, और इस तरीके से ये कश्मीर जो है वो मुगलों का हिस्सा बन जाएगा। ये है कहानी कश्मीर की, थोड़ा सा हमने देखने की कोशिश की, और इस तरीके से ये कश्मीर आपको देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं, जौनपुर की ओर चलते हैं, और जौनपुर दैट इज द प्लेस नियर बाय द बनारस। ठीक है, और ये आपने मिर्जापुर तो देखी होगी, तो मिर्जापुर से आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ जौनपुर वाले जो हैं उसकी स्थापना या उसका फाउंडेशन के पीछे कौन है, याद करिए मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था, टिंकू। एक्चुअली में टिंकू नहीं था, ठीक है, टिंकू ना होकर इसका नाम था जूना खान। ठीक है, और ये जूना खान ही जो था वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल था कि इसने एक मंच बनाया था, एक इसने स्टेज बनाया था, और वो स्टेज जो है अपने पापा को गिराने के लिए बनाया था, ऐसा हम समझ सकते हैं।
और जूना खान जो है दैट वाज द ब्रदर ऑफ द फिरोज शाह तुगलक। और फिरोज शाह तुगलक जो है उन्हें सिटी बनाने का बहुत शौक था, ठीक है। उन्होंने एक स्मार्ट सिटी बनाई और उस स्मार्ट सिटी का नाम रखा जौनपुर। नाम तो सुना ही होगा। और जौनपुर जो है मतलब जूना खान के नाम पर बनाया जाता है। तो ये हमें कहानी पता ही है ऑलरेडी, फाउंडेड बाय द फिरोज शाह तुगलक इन द मेमोरी ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। और इस तरीके से हम देखते हैं। अब देखिए इसकी फाउंडेशन कौन रख रहा है। इसकी फाउंडेशन है मलिक सरवर। मलिक सरवर एक व्यक्ति है जो जो ख्वाजा जहां की टाइटल ले लेता है, ठीक है। और इस तरीके से ये जौनपुर में एक नवीन वंश की स्थापना करता है। तो देखिए इसका जो फॉर्मेशन है या जो स्टेट है वो तो आपका पहले ही बन चुका है ना। स्टेट कब बना, ये बना आपका फिरोज शाह तुगलक के समय। फिरोज शाह तुगलक के समय बना, लेकिन आगे चलकर बाद में जाकर फिरोज शाह तुगलक के बाद ये जो है स्टेट जो है वो जौनपुर जो है वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देगा। बोला हम यहां पर नहीं रहना चाहते दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। और यहां पर जो वंश बनाया जाएगा उसे कहा जाएगा शर्की डायनेस्टी, शर्की वंश कहा जाएगा। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि यहां पर जो है वो शर्की फाउंडेशन रखी जा रही है। और इस वंश का एक शासक है जिसका नाम है इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी 1401 से 1440 तक रूल करेंगे। इस तरीके से हमें समझना है बहुत सारे। अब देखो ये थोड़ा सा मैं केवल एक रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है, हालांकि हमें सारे नहीं जाने हैं, बस हमें थोड़ा सा समझना है कि कहां से किस तरीके से आते हैं। देखिए अब क्या होता है, मैंने आपको ये बताया कि ये जो रूलर्स हैं वो अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर देते हैं। और जब फ्री डिक्लेयर कर देते हैं तो हम देखेंगे कि आगे चलकर जो है हमें डायनेस्टीज देखने को मिलेंगी। और तुगलक के बाद लोधी, तुगलक के बाद सैयद आते हैं और सैयद के बाद लोधी आते हैं। तो ये डायनेस्टीज के शासक हैं और रूलर्स हैं, और ये शर्की वंश यहां पर रूल कर रहा है। और दिल्ली सल्तनत जो है वो भी अपने एक नवीन दौर से गुजर रही है। और तुगलक के बाद सैयद आएंगे, सैयद के बाद आएंगे लोधी। तो सैयद भी कोशिश करते हैं भाई कि जो चला गया उसको वापस लेके आया जाए, लोधी भी कोशिश करते हैं, और यहां पर वही चीज देखने को मिल जाएगी। तो ये देखो ये नाम है, ठीक है, मलिक सरवर। ये मलिक सरवर को याद रखना है, मलिक थोड़ा सा हमें समझना है, ठीक है। ये अलग अलग है। और इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा हुसैन खान। ये कुछ रूलर्स के नाम है, हमें सारे याद नहीं रखना, बट हमें कंसेप्ट समझना है। बट कंसेप्ट क्या समझना है, रीअब्सॉर्ब्ड इन द दिल्ली सल्तनत अंडर द लोधी डायनेस्टी। और लोधी डायनेस्टी मतलब 1526 के पहले पहले तक जौनपुर विल बी द पार्ट ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो एक बार बन गए, फ्री हो गए, और फिर से वापस दिल्ली सल्तनत में मिल गए। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जौनपुर की कहानी को। अब यहां पर मेन को क्या है, मेन शासक के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। देखिए जौनपुर खास क्यों है, ठीक है, क्योंकि वो एक कल्चरल सिटी है, इस्लामिक कल्चर का एक सेंटर बन जाता है। He beautified his capital by the construction of the public buildings, garden, educational institute, as a result of which with the town become a great center of Islamic culture। जो इस्लाम का जो कल्चर है उस कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा सेंटर डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इब्राहिम शाह सरकी। इब्राहिम शाह सरकी इस तरीके से काफी ज्यादा डेवलपमेंट करते हैं, और इसी वजह से इसे कहा जाता है यहां पर जौनपुर को पूर्व का शिराज कहा जाता है। शिराज मतलब हम कह सकते हैं वो सेंटर जो आज की डेट में हम देख लेंगे, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया मतलब मध्य एशिया के आसपास वाला सेक्शन है वहां पर आपको देखने को मिलेगा शिराज। और शिराज जो है वो सेंटर होता है वो इस्लामिक सेंटर का, वही काम जो है वो जौनपुर में डेवलप किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहां पर एक अटाला मस्जिद का भी निर्माण इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये इस्लामिक कल्चर का एक सेंटर बन जाता है, और इसी वजह से इसे एक संज्ञा दी गई है, इसे एक नाम दिया गया है शिराज। सिराज मतलब पूर्व का। इसके बाद हम देखते हैं कि हुसैन शाह सरकी के समय, हुसैन शाह सरकी मतलब दैट मीन्स द टाइम जब लोधी जो है इंडिया पर रूल कर रहा है, मतलब दिल्ली में रूल कर रहा है। और लोधी जो है मतलब बहलोल खान लोधी जो है इसे कैप्चर करता है, रिकैप्चर करता है तो और अच्छा लगेगा। तो रिकैप्चर बाय द बहलोल खान लोधी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हुसैन शाह सरकी। और इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कहानी जो है वो खत्म हो जाती है।
तो कुछ दिल्ली सल्तनत में पहले मिल जाते हैं, कुछ मुगलों के टाइम पर मिल जाते हैं, और ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। करेक्ट है। तो ये आप देखेंगे हुसैन शाह, ये हुसैन खान या हुसैन शाह आप ऐसे कह सकते हैं, ये वो टाइम है। और लोधी में कौन है? लोधी में इस समय है बहलोल, बहलोल के बाद सिकंदर और इब्राहिम। तो ये बहलोल के टाइम पर दिल्ली सल्तनत का पार्ट दोबारा बन जाता है। ठीक है, तो ये जौनपुर आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं थोड़ा मालवा की ओर, और मालवा में कौन क्या कर रहे हैं थोड़ा सा देख लेते हैं। मालवा वो भाग है जो आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है वर्तमान में। नर्मदा और ताप्ती की नदियों के बीच में एक पठार की स्थिति रखा है, एक प्लेटू की स्थिति रखा है, वो है आपका मालवा वाला भाग। ये क्या है? ये शुरुआत में अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ा हुआ था। यदि आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा, मैंने आपको देखिए महलक देव का नाम बताया था, और महलक देव जो है वो उस समय रूल कर रहे हैं जब अलाउद्दीन खिलजी जो है वो मालवा पे कैंपेन करने आता है। ये देखिए चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद ये आपके मालवा की ओर जाएंगे, और मालवा की ओर जाते हैं तो इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आगे चलकर ये होता है कि 1398, अब ये 1398 क्या है भाई? देखिए हमने देखा है खिलजी, और खिलजी के बाद हमने देखा तुगलक। ठीक है, तुगलक के समय पर तैमूर का आक्रमण हो रहा है, और तैमूर के आक्रमण के समय ये अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर दे रहे हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेंट्रल में जब भी पावर कमजोर होगी, सेंट्रल में जब भी पावर कमजोर होगी, आप पर कोई ना कोई आक्रमण करने आ जाएगा, और आप पर जब कोई आक्रमण करने आएगा तो वो इसका फायदा उठाएगा। और यहां पर हम देखते हैं कि वही चीज देखने को मिल रही है। सेंट्रल में पावर कमजोर होगी, या तो कोई अटैक करने आ जाएगा, या आपके राज्य जो है वो आपसे छूटते हुए चले जाएंगे। ठीक है, और दिलावर खान गौरी जो है वो क्या करते हैं, एक फ्रीडम की घोषणा कर देते हैं कि आई एम फ्री फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं दिल्ली सल्तनत का पार्ट नहीं हूं, और मैं अपनी कैपिटल जो है वो धार को बनाता हूं। इस तरीके से धार को नई कैपिटल बनाकर जो है यहाँ के रूलर जो है वो शासन करना शुरू कर जाएंगे। दिलावर खान का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है अल्प खान, एंड ही विल फेमस बाय द होशंग शाह। होशंग शाह दैट मीन्स होशियारी से समझिएगा। ठीक है, होशंग शाह जो है वो अल्प खान ही है, और ये दिलावर खान के बेटे होते हैं। 1406 से 1435 तक ये रूल करते हैं। इन्होंने कुछ काम किए हैं जिन थोड़ा बहुत समझ लेना होगा हमें। यहां पर ये क्या करते हैं, एक होशंगाबाद की स्थापना करते हैं। होशंगाबाद होशंग शाह के नाम पर ही रखा गया है। यदि आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में आप परिचित हैं, तो करंट अफेयर्स में यदि आप देखेंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के एक मामा जी हैं। मध्य प्रदेश के मामा जी का मतलब है मध्य प्रदेश के सीएम साहब। ठीक है, और वो सीएम साहब जो है अभी क्या गए, एक नर्मदा जयंती एक पर्व होता है, एक फेस्टिवल होता है, क्योंकि होशंगाबाद के नजदीक से ही आपको नर्मदा देखने को मिलेगा, या हम ऐसा कहें कि नर्मदा के किनारे ही होशंगाबाद बसा हुआ है। तो नर्मदा एक महोत्सव होता है, नर्मदा जयंती होती है, और इस दिन सीएम साहब ने, मामा जी ने कह दिया कि इस जो संभाग है जिसके अंतर्गत होशंगाबाद आता है, होशंगाबाद का नाम जो है वो चेंज कर कर जो है नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। तो नर्मदापुरम विल बी द न्यू नेम ऑफ द होशंगाबाद। ऐसा जो है अनाउंसमेंट किया गया है। अब होगा नहीं होगा वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए उपयोग किया है। एंड इसके अलावा होशंग शाह जो है वो मांडू, ये मांडू जो है वो धार में ही है, धार के नजदीक है, और धार जो है वो आपको मिलेगा एमपी के वेस्ट साइड में। ठीक है, और होशंगाबाद थोड़ा सा आपको नीचे देखने को मिलेगा, एमपी के थोड़ा सा नीचे वाले भाग में आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आया? ठीक है, तो ये है होशंगाबाद या होशंग शाह या अल्प खान की कहानी, और उसका जो किला है, जो उसका मकबरा है वो मांडू में देखने को मिलेगा। ये काफी फेमस है, और ये मांडू जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है, पर्यटक स्थल भी है, वहां से भी आप कनेक्ट करके समझ सकते हैं। ठीक है, ये है होशंग शाह का मकबरा जो कि आपको मांडू में देखने को मिलेगा। ये इमारत आप देख रहे हैं तो ये संगमरमर, ये आपका व्हाइट मार्बल का उपयोग किया गया है, और ये प्रारंभिक या इनिशियल इन आर्किटेक्चर में से एक था, जब हम देखते हैं कि होशंग शाह का जो मकबरा बनाया जाता है। ये हम देख चुके हैं। आगे चलकर नेक्स्ट 1465, ये हमने होशंग शाह का देख लिया हिसाब किताब। इसके बाद 1561 में हम देखते हैं कि ये जो है एरिया जीत लिया जाएगा अकबर के द्वारा, एंड अकबर विल बी दैट मींस द कनक्योर द मालवा। ठीक है, और इस तरीके से कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है,
कल नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो बात करेंगे बंगाल की। बंगाल किस तरीके से जो है वो आपका फ्री घोषित होता है। बंगाल हमेशा प्रॉब्लमेटिक रहा है दिल्ली सल्तनत के लिए, और ये बंगाल जो है उसका क्या होगा, किस तरीके से कैप्चर किया जाएगा, ये हम कल डिस्कस करेंगे। और मुगलों के टाइम पर ये बंगाल जो है फाइनली एनेक्स कर लिया जाएगा। इस तरीके से ये हम देखते हैं कि हमारे रीजनल स्टेट ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा देखना है कि हमारा जो कंटेंट है वो कहाँ की ओर जा रहा है या क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूंगा, क्योंकि यहां पर एक चैप्टर और है, ये थोड़ा सा मैं इसको डिस्कस करके बता देता हूं आपको। देखिए द गवर्नमेंट, देखिए ये हम पढ़ चुके हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया है। ठीक है, विजयनगर बहमनी एंड द कमी पोर्चुगीज, ये पोर्चुगीज वाला पार्ट है। हम जो है यूरोपियंस कंपनी को जब पढ़ेंगे, जब वो आती हैं तो तब हम देखेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए स्ट्रगल फॉर द नॉर्थ इंडिया, द कल्चरल डेवलपमेंट इन इंडिया, ये थोड़ा सा हम देखेंगे। द चैप्टर नंबर 11 इज नथिंग बट दैट इज कॉल्ड द सूफिज्म, सूफिज्म एंड द भक्ति मूवमेंट। ठीक है, थोड़ा सा भक्ति करेंगे भैया, भक्ति की वैसी भी बहुत डिमांड है आज की डेट में बीजेपी में, तो वो हमें देखने को मिलेगा। एंड दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ द मिडाइवल हिस्ट्री फॉर द रिलीजियस रिफॉर्म्स। मैं ज्यादा इसको डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन एक कंसेप्ट हम क्रिएट कर लेंगे और वो कंसेप्ट आपका सूफिज्म हम देख लेंगे। इसके बाद देखिए यहां से कहानी शुरू होती है आपके स्ट्रगल फॉर द एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 की यदि हम बात करें, ये और ये देखो डेक्कन ऑफ द सुल्तान्स एंड द साउथ, ये हम ऑलरेडी अभी कंप्लीट कर चुके हैं। और यहां पर हम देखेंगे 12 और 13 जो है वो हमारे मुगलों वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो मुगलों के चैप्टर्स को थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें हमें अकबर को खास पढ़ना है। ठीक है, और अकबर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम को लेकर आया जाता है, तो मनसबदारी सिस्टम को थोड़ा सा हमें समझना है। ठीक है, और ये इकोनॉमिकल एंड द सोशल लाइफ, ये हम लास्ट में करेंगे। अकबर के जो पॉलिटिकल सिनारियो है उसको पढ़ने के बाद, सॉरी जो मुगलों के पॉलिटिकल सिनारियो उसको पढ़ने के बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। और क्लाइमेक्स ऑफ द डिसइंटीग्रेशन चैप्टर 18 और 20, यहां पर हम देखेंगे कि औरंगजेब के बाद क्या होंगे, राहुल गांधी आएंगे, और राहुल गांधी भी 11 आते हैं। और ये राहुल गांधी क्या करते हैं, ये फाउंडेशन रखते हैं कि कैसे मुगल एम्पायर जो है उसका डिक्लाइन हो जाए, तो ये डिसइंटीग्रेशन वाला हो जाएगा और ये हमारा इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जो मध्यकाल है में जो मिडाइवल हिस्ट्री है वो आपको देखने को मिलेगी। तो कल एक चैप्टर काफी खास होगा, वो होगा सूफिज्म्स एंड द भक्ति मूवमेंट। ये थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है इसको कंप्लीट कराने के बाद कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। आज की सभा को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे 1 घंटे पहले, मतलब उसी समय पर 6:30 जो हमारा टाइम है, और उसके बाद हम देखेंगे। Please accept our infinite gratitude, respects and love which is you and your love। ठीक है, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट प्रीति जी। आप सभी का जो प्यार और मोहब्बत है वो बनी रहे, क्योंकि यही जो है हमें एनर्जी देती है कि हम और बेहतर कर पाएं। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं समाप्त करते हैं और आगे की सभा को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें।